इस सत्र में हम दोषों की विकृति अर्थात वात, पित्त और कफ के सामान्य अवस्था से विचलन की अवधारणा को निदान, लक्षण विज्ञान और संप्राप्ति के संदर्भ में एकीकृत रूप से समझेंगे, ताकि आप यह पहचान सकें कि रोगोत्पत्ति में कौन सा दोष प्रमुख है, वह किन कारणों से असंतुलित हुआ, कौन कौन से संकेत पहले उभरते हैं, उनका क्रम कैसे बढ़ता है और उपचार निर्णय में उपशय, अनुपशय तथा अग्नि अवस्था को कैसे सूक्ष्म कसौटी की तरह प्रयोग करना चाहिए। इस अध्ययन का उद्देश्य केवल सूचियां याद करना नहीं, बल्कि नैदानिक दृष्टि को इतना परिपक्व बनाना है कि आप वास्तविक मरीज में दोष प्राधान्य, काल देश प्रकृति, अग्निबल और सरोता सहभागिता को जोड़कर स्पष्ट, क्रमबद्ध और सुरक्षित चिकित्सा रणनीति गढ़ सकें। निदान का अर्थ है रोग का कारण, लक्षण, पूर्व रूप और संप्राप्ति समझकर उसकी पहचान और पुष्टि। व्यावहारिक रूप से आप हर केस में हेतुओं की जांच करते हैं, पूर्व रूपों से रोग की दिशा भांपते हैं, प्रत्यक्ष लक्षणों को दोष संबंध से जोड़ते हैं, उपशय द्वारा परिकल्पना की जांच करते हैं और संप्राप्ति, दोष दूष्य स्रोतस का युग्मन को रेखाबद्ध करते हैं, ताकि निदान केवल नामकरण न रहे बल्कि प्रक्रिया केंद्रित हो, यानी क्यों, कहां, कैसे। ये तीनों प्रश्न साथ साथ सुलझें और उपचार वहीं चुना जाए जो मूल गड़बड़ी पर प्रहार करे, न कि केवल सतही लक्षण शांत करे। निदान के पर्याय हेतु, निमित्त, स्थान, आयतन, करक कारक, कर्ताकरण, प्रत्यय, समुत्थान, मूल और योनि। असल में रोगोत्पत्ति के अलग अलग कोण हैं। हेतु वह व्यापक कारण समूह है जो दोषों को उद्दीप्त करता है। निमित्त वे सूक्ष्म संकेत हैं जो शरीर में उभरकर कारण दिशा का इशारा देते हैं। आयतन वह देश, स्थान है जो किसी दोष या व्याधि को पल्लवित होने में पोषक संदर्भ देता है। करककर्ता वे सक्रिय घटक हैं जो असंतुलन को क्रिया में रूपांतरित करते हैं। प्रत्यय ऐसी विश्वासगत अज्ञानजन्य आदतें हैं जिनसे व्यक्ति अनजाने ही अपथ्य करता है। समुत्थान आरंभिक ट्रिगर है जो श्रृंखला चलाता है। मूल योनि वह मूल आधार है जिसके बिना रोग का अस्तित्व संभव नहीं। इसलिए यह सूची याद रखने की नहीं, बल्कि केस दर केस सोचना सिखाने की खिड़की है। करप या करपा उन समस्त विघ्न कारकों का बोध कराता है जो शरीर की सुचारू क्रियाओं, अग्नि, दोष धातु समन्वय, सरोतास गति, मनोबल को अस्थिर कर रोग प्रवेश के द्वार खोलते हैं। व्यवहार में यह अतिशय, शीत उष्ण, रुक्ष स्निग्ध अथवा अकस्मात दिनचर्या बदलाव, अति परिश्रम या अकर्मण्यता, प्राकृतिक वेगों का वेग धारण, वेग रोधन और दुष्ट आहार विहार जैसे तत्वों के रूप में प्रकट होता है। चिकित्सक का दायित्व है कि वह इन विघ्न कारकों को केवल नाम से नहीं, उनके व्यक्ति विशेष प्रभाव से जोड़े और इतिहास लेखन के क्षण से ही उन्हें संशोधित करने की योजना बनाकर उपचार का आधा लक्ष्य आरंभ में ही साध ले। हेतु वर्गीकरण समझना आवश्यक है, क्योंकि इससे आप अभी का कारण और दूर का कारण अलग कर पाते हैं। सन्निकृष्ट हेतुओं में वे निकटकालिक प्रत्यक्ष कारक आते हैं जो रोग को तुरंत भड़काते हैं। विप्रकृष्ट हेतुओं का प्रभाव दूरगामी और कालांतर से होता है, जैसे वर्षों की गलत आदतें। व्यभिचारी हेते वे भ्रमक संकेत हैं जो कभी कभार रोग जैसी स्थिति बनाते हैं पर स्थायी श्रृंखला नहीं चलाते। प्रधानिक हेतु वह प्रमुख कड़ी है जिसे हटाने पर रोग श्रृंखला ढह जाती है। साथ ही उत्पादक व्यंजक जो रोग को जन्म दें बनाम जो उसे प्रकट टन बढ़ाए, बाह्य आंतर, बाह्य परिवेश बनाम आंतरिक स्थितियां जैसे कोष्ठक व्यावहारिक निर्णय को और पैना करते हैं, जिससे आप केवल लक्षण उपशमन नहीं, कारण निर्मूलन की ओर बढ़ते हैं। आयतन अर्थात रोग उत्पत्ति का पोषक आधार मुख्यतः 3 रूपों से समझा जाता है। असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, जिसमें इंद्रियों का अनुचित अत्यधिक विपरीत उपयोग शरीर मन पर दुष्प्रभाव डालता है। प्रज्ञापराध, जिसमें ज्ञात अज्ञात हानिकारक आचरण बार बार दोहराया जाता है और वह अंततः दोष दूष्य को विकृत करता है। और परिवर्तन काल, जिसमें ऋतु देश काल का अनुपालन न होने से शारीरिक समन्वय बिगड़ता है। इन तीनों आयामों को रोगी परामर्श में सरल भाषा में रखकर आप व्यवहार परिवर्तन को चिकित्सा की मुख्य धुरी बना सकते हैं। समग्नि वह स्थिति है जिसमें जठराग्नि और धात्वाग्नि संतुलित हों, भोजन का सम्यक पाचन हो और रसादि धातु समय पर पोषित हों।
अग्निदुष्टि होते ही यह संतुलन टूटता है और दोष विकृति, आमोन्मेष, सरोतास रोध और रोग प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए दोष विकृति पढ़ते समय अग्नि को अलग विषय न माने। वह पूरी कहानी का केंद्र है, क्योंकि वही बताता है कि रोग केवल बाह्य कारण से भड़का है या भीतर के पाचन परिवर्तन ने उसे स्थायित्व दे दिया है। अग्निदुष्टि के हेतु व्यावहारिक ही होते हैं। अनियमित भोजन समय, अल्पाहार या अध्यासन, बिना जठराग्नि के शांत हुए पुनः भोजन, विरुद्धाहार और दूषित आहार, अत्यधिक शीघ्रता या दूसरी गतिविधि करते करते भोजन करना, प्रकृति के विपरीत भोजन विहार, अत्यधिक शीत गुरु पदार्थों का प्रयोग, प्राकृतिक वेगों का दमन, अस्वच्छ वातावरण में भोजन, मानसिक कारक जैसे क्रोध, लोभ, भय, शोक और पंचकर्म का अनुचित अनुप्रयोग। इन कारणों का जोड़ घटाना व्यक्ति विशेष के अग्निबल और ऋतुदेश के अनुसार बदलता है। इसलिए इतिहास लेखन में इन्हें क्रमवार ठोस उदाहरणों सहित नोट करना चाहिए। विषमाग्नि में पाचन क्रिया चंचल और अनियमित हो जाती है। कभी भोजन थोड़े में ही भारी लग जाता है, कभी अपेक्षा से अधिक भी पच जाता है। उदर गुरुता, वातोन्मेष, अड्डमान, आतोप, कभी दस्त तो कभी कब्ज जैसी विरोधी प्रवृत्तियां तथा शारीरिक मानसिक अस्थिरता इसके संकेत हैं। चिकित्सकीय रूप से यह वात प्रकृति, वात उत्प्रेरण से जुड़ा पाया जाता है और उपचार का लक्ष्य पाचन अग्नि तथा आहार विहार की लय को पुनर्स्थापित करना होता है, ताकि दोष गति स्थिर हो और सरोतास में अनियमितता न रहे। तीक्ष्णाग्नि प्रायः पित्त प्रकोप से संबंधित है। जहां पाचन तीव्र होकर बार बार भूख लगती है और समय पर भोजन न मिले तो चिड़चिड़ापन, दाह, तृष्णा, शिरः संताप, यहाँ तक कि धातु क्षय, उन्मुखता उभर आती है। यह स्थिति क्षणिक अच्छे पाचन का भ्रम दे सकती है, परंतु दीर्घकाल में यह अतितीक्ष्णता रसादी धातुओं के अपचयन की भूमिका बन जाती है। इसलिए चिकित्सा में मात्रा नियंत्रण, शीतल दीपन का संतुलन तथा जीवनचर्या में अंतराल नियम, मील टाइमिंग डिसिप्लिन अनिवार्य घटक हैं। मंदाग्नि सामान्यतः कफ वृद्धि से जुड़ी होती है और कम मात्रा का भोजन भी अपचित रहकर आम निर्माण, उदर गुरुता, आलस्य, निंद्रा अधिक्य, अरुचि, वमन, उदर विकार जैसी प्रवृत्तियां बढ़ाता है। इसे हल्के में लेना घातक है, क्योंकि यही अधिकांश रोगों की जननी बताई गई है। उपचार में प्रथम लक्ष्य अग्निदीपन, पाचन, संग्राही पथ्य और दिनचर्या में आलस्य उन्मूलन है, ताकि आम उत्पत्ति का स्रोत ही बंद हो और दोष दूष्य सम्मूर्छना होने से पहले श्रृंखला टूट जाए। वात में संचय तब देखा जाता है जब उसके रुक्ष लघु चल गुण शीत साहचर्य में स्थिर होने लगते हैं। प्रकोप तब होता है जब यही गुण उष्ण अन्य उद्दीपन से उच्छ्वासित होकर व्याप्ति बढ़ाते हैं, और प्रशमन स्निग्ध उष्ण मृदु उपायों से होता है जो उसकी चंचलता को स्थिरता में बदल दें। व्यवहार में आप यह पहचानें कि रोगी की दिनचर्या, आहार, ऋतु परिवर्तन और मानसिक अवस्थाएं, इन तीनों चरणों संचय, प्रकोप, प्रशमन को कैसे प्रभावित कर रही हैं। तभी उपशय निर्णय सटीक बैठता है। पित्त में संचय शीत संयोग से तीक्ष्णता के दबने पर, प्रकोप उष्ण उद्दीपन से तीक्ष्णता के उभार पर और प्रशमन शीतल मंद उपायों से देखा जाता है। यही कारण है कि ऋतु संधि, तीक्ष्ण आहार, दाह उत्तेजक आदतें और मानसिक उष्णता, क्रोध अतिव्यग्रता पित्त प्रकोप को तीव्र कर देती है, जबकि शीतल दीपन, मृदवंश और समय अनुकूल भोजन विहार इसके प्रशमन में सहायक होते हैं। क्लिनिकल नोट: पित्त के साथ तीक्ष्ण लघु का अतिमेल धातु अपचयन की भूमि बना सकता है। इसे समय रहते मोड़ देना चाहिए। कफ में संचय शीत स्निग्ध गुरु का अधिक्य, प्रकोप उष्ण अनुपयुक्त सहचर्यों से स्थिरता का दुष्ट रूप और प्रशमन रुक्ष उष्ण लघु उपायों से होता है। मरीज में आलस्य, तंद्रा, गौरव, स्निग्ध अधिक्य, प्रसेक और सरोतास्पिधान जैसे संकेत देखें, और वहीं छोटे छोटे विहार समायोजन, दिन निद्रा वर्जन, नियमित व्यायाम, स्वेदन से शुरुआत करें, ताकि औषधि का भार कम हो और परिणाम टिकाऊ बने। वात वृद्धि में क्षीणता, कर्ष कृष्ण वर्ण, गति अधिक्य, कंप स्फुरण, उष्ण आकांक्षा, निद्रा हानि, बल क्षय, इंद्रिय दुर्बलता, अस्थिशूल मज्जा शोष, मलसंग,
अढ़मान आतोप, मोहदैनी भय शोक, वाक्पारुष्य, अंग शैथिल्य विस्थापन, व्यास वृद्धि, संगभेद साध, हर्ष तर्ष चेष्टा वृद्धि, खर परुष विशद सुशिर प्रकृति की ओर झुकाव जैसे परिवर्तन उभरते हैं। इन संकेतों को केवल सूची की तरह न देखें, बल्कि रूक्ष चल लघु गुणों की अतिशयता का मूर्त रूप मानकर आहार विहार औषध में स्निग्ध उष्ण स्थिरता लौटाने की योजना बनाएं। वात अधिक्य की यही प्रवृत्ति मुख रुचिहीनता, कषाय रुचि, विरस मुख, विभिन्न प्रकार के शूल तोद व्यथा, सुप्ति संकुच स्तंभ, लंगड़ाहट, लालिमा आभा, क्रिया अधि और वात कर्म गुणों की समग्र वृद्धि के रूप में आगे बढ़ती है। चिकित्सक के लिए महत्वपूर्ण है कि वह दर्द स्कोर, नींद, मल गति, त्वचा स्पर्श, कंप आवृत्ति और कार्य क्षमता जैसे मापक रोज दर्ज कराए, ताकि उपशय, स्नेह स्वेदन बस्ती, घृतादि का वास्तविक प्रभाव सिद्ध हो और केवल क्षणिक राहत से भ्रम न बने। पित्त वृद्धि में त्वचा, नेत्र, मलमूत्र आदि में पीताप प्रवृत्ति, संटपा, उष्णता वृद्धि, शीत की चाह, तृषा, अल्पनिद्रा, मूर्छा, बलहरास, इंद्रिय दुर्बलता, दाह, तिक्तास्यता और ओज विसृंस क्लांति जैसे संकेत प्रमुख हैं। इन सब का मूल तीक्ष्ण उष्ण द्रवसर गुणों की अतिशयता है। इसलिए उपचार में शीतल दीपन, पित्त शमन आहार विहार और तीक्ष्ण उद्दीपकों का संयम प्राथमिक सिद्धांत रहते हैं। जैसे जैसे पित्त बढ़ता है, पसीना अधिक्य, क्लेद प्रवृत्ति, कुष्ठ कुष्ठाभास, कंडू स्राव राग, दाहपाक, क्रोध अधिक्य तथा संबंधित धातुओं, स्रोतस में अंतर्जात दुर्गंध रंग परिवर्तन जैसी प्रवृत्तियां उभर सकती हैं। यहां भी लक्ष्य लक्षण दबाना भर नहीं, बल्कि भोजन काल भाग स्वभाव को व्यवस्थित कर शमन रसौषध और शीतल पथ्य के सहारे तीक्ष्णता को सुरक्षित सीमा में लाना है, ताकि दीर्घ काल में धातु क्षरण न हो। कफ वृद्धि में श्वेतावर्ण, शैत्य अनुभूति, स्थूलता, स्थैर्य अधिक्य, गौरव, आलस्य, तंद्रा निद्रा अधिक्य, संधि विश्लेष, शैथिल्य, सरोतास्पिधान, मूर्छा तथा श्वास कास प्रसेक, हृल्लास, अग्निसाद जैसे संकेत क्रमशः दिखते हैं। यह सब गुरु मंद शीत स्निग्ध स्थिर गुणों की अधिकता का प्रतिफल है। इसलिए उपचार में रुक्ष उष्ण लघु आहार, व्यायाम स्वेदन, दिन निद्रा वर्जन और कफ शामक औषध का संयत उपयोग प्राथमिक होता है। उसी क्रम में कंडू, स्नेह, सुन्नता, क्लेद, उपदेह, बंध, मुख माधुर्य, रोगों का दीर्घकालिक होना तथा कफ गुण कर्मों की समष्टि वृद्धि दिखाई दे सकती है। यहां भी चिकित्सक को रोगी शिक्षा पर विशेष बल देते हुए भोजन गति, रात्रि निद्रा, प्रातः विहार और नियमित पसीना उत्पादक गतिविधियों को स्थिर करना चाहिए, ताकि औषधि निर्भरता घटे और परिणाम टिकाऊ बने। वातक्षय में वाणी चेष्टा कर्मेंद्रिय बल का ह्रास, लार प्रसेक वृद्धि, अरुचि हृल्लास, संझा मोह, देह दैर्बल्य, मंद चेष्टा और अग्नि वैषम्य जैसे संकेत मिलते हैं, अर्थात चल उत्साह प्रेरक शक्ति क्षीण हो जाती है। उपचार दृष्टि से यह अवस्था स्निग्ध ब्रह्मण, मांस बलोपचय और मानस समर्थन द्वारा धीरे धीरे पलटी जाती है। अन्यथा दीर्घकाल में कार्यक्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। पित्त क्षय में देहताप और अग्निबल का मंद होना, वर्ण निष्प्रभता, स्तंभ शैत्य, अनियत तोद कष्ट, अरुचि अविपाक, अंग परुषता, कंप गौरव और नख नेत्र श्वेताभता जैसे संकेत उभरते हैं, यानी तीक्ष्ण उष्ण राग का आधार घटता है। ऐसे में चिकित्सा में मंद दीपन, सौम्य उष्ण पोषक आहार और काल अनुकूल दिनचर्या से पित्त कार्य, पाचन रूपांतरण तेज को सुरक्षित स्तर पर पुनर्स्थापित किया जाता है। कफ क्षय में रुक्षता अंतर्दाह, आमाशय कफ शून्यता अनुभूति, संधि शैथिल्य, तृषा दुर्बलता, प्रजागर और भ्रम, उद्वेष्टन अंगमर्द जैसे संकेत मिलते हैं, अर्थात स्नेह स्थैर्य का आधार घटने से देह धारण क्षमता डगमगा जाती है। यह अवस्था बहुधा अतिरुक्ष आहार विहार या दीर्घकालीन क्षयकारी स्थितियों के बाद दिखती है और इसे स्निग्ध ब्रह्मण पथ्य से क्रमशः सुधारा जाता है। प्रिप्लोष्तोद, दवदाह, स्फोटन, वेपन, धूमायन, हृदय द्रव तथा कफ गुण कर्मों का समग्र क्षय आगे बढ़ सकता है। यहां जल तत्व का पोषण, घृतादि स्नेह का विवेकपूर्ण प्रयोग और मानसिक शांति के उपाय देह धारण और सरोता स्नेहन पुनर्स्थापित करने में सहायक होते हैं।
बशर्ते अग्नि अवस्था का सूक्ष्म आकलन साथ साथ किया जाए। वात विकृति केवल दर्द या गति विकास तक सीमित नहीं रहती, वह बल, वर्ण, आयु, हर्ष जैसे आधारों को भी प्रभावित कर मन, इंद्रियों की क्रिया विघ्न, गर्भ, बीज क्षरण और प्राण वृत्तियों में रुकावट तक पहुंचा सकती है। अतः किसी भी बहुव्यवस्थात्मक रोग, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल, अपान वायु विकार, सूक्ष्म स्रोतास व्याधि में यदि विविध, बदलते और फैलते लक्षण दिखे तो वात भूमिका को प्राथमिकता से जांचना चाहिए और स्नेह, स्वेदन, बस्ती, दिनचर्या, स्त्रीकरण तथा मानस समर्थन को साथ लेकर चलना चाहिए। पित्त शरीर में अग्नि तत्व का द्योतक है, अतः इसका असंतुलन पाचन, अपाचन, दाह, शैत्य अनुभूति, वर्ण तेज, दृष्टि, वीर्य, साहस, क्रोध, हर्ष और बौद्धिक स्पष्टता जैसी द्वंद्वात्मक क्रियाओं में स्पष्ट झलकता है। जब पित्त असामान्य होता है तो यही द्वंद्व रोग रूप में दिखाई देते हैं। कभी तीक्ष्णता अत्यधिक, कभी रूपांतरण क्षमताहीन। इसलिए उपचार में तीक्ष्ण शामन और शीतल दीपन का संतुलन तथा जीवन प्रणाली में अति के स्थान पर लय को पुनर्स्थापित करना मूल लक्ष्य रहता है। कफ सोम तत्व का प्रतिनिधि है, जो स्थैर्य, स्निग्धता, सौम्यता, धारण शक्ति और ज्ञान स्मरण का आधार है। इसकी विकृति में यही गुण अपने विपरीत रूपों में दिखते हैं। स्थैर्य की जगह शैथिल्य, स्निग्धता की जगह चिपचिपाहट, उपदेह, उत्साह की जगह जड़ता और ज्ञानबोध की जगह मंदता, मोह, फलतः रोग दीर्घकालिक, आलस्य, उन्मुख और पाचन संकट प्रधान होते हैं। इसलिए कफ विकृति में जीवन शैली संशोधन औषधि जितना ही प्रभावकारी होता है। आश्यापकर्ष में प्रायः वात दोष अग्रणी भूमिका निभाता है। वह स्वयं विकृत होकर अन्य दोषों, स्थानीय समस्थित पित्त कफ को उनके स्थान से खींचतान कर अन्य आशयों स्रोतस में ले जाता है, जहां वे स्थानीय दोषों से मिलकर पित्त वृद्धि या कफ प्रकोप के लक्षण पैदा करते हैं, जैसे दाह, भेद, शैत्य, स्तंभ, गौरव आदि। यह घटनाक्रम बताता है कि क्यों कभी कभी एक प्रमुख दोष लक्षण के साथ दूसरे दोष के आक्षेप लक्षण भी साथ दिखते हैं, और क्यों उपचार में केवल स्थानीय शमन पर्याप्त नहीं, बल्कि वात निग्रह, मार्ग प्रसादन और आस्थान संरक्षण साथ साथ आवश्यक है। आवरण वह अवस्था है जहां मार्गों, धातुओं, अन्य दोषों द्वारा वात गति में अवरोध बनता है। वात सूक्ष्मत्व के कारण सूक्ष्मतम मार्गों में प्रवेश योग्य है, अतः जब वह अवरुद्ध होता है तो पित्त, कफ, आम, धातु आदि को घसीटकर विभिन्न स्थानों पर ले जाकर रोग प्रकटन करता है। व्यावहारिक रूप से वात उत्पन्न विकार दो मुख्य कारणों से तीव्र होते हैं, धातु क्षय और मार्ग आवरण। इसीलिए चिकित्सा में कब स्नेह, स्वेदन, बस्ती, कब विरेचन, लेखन, लंघन का विवेक रोग स्थिति देखकर लगाया जाता है, न कि केवल नाम देखकर। आयुर्वेद में आवरण के 44 प्रकार बताए गए। वात के उपविभागों के परस्पर आवरण, अन्योन्य आवरण, पित्त कफ आवृत वात, धातु आवृत वात, अन्न मल आवृत वात और आम आवृत वात। इस वर्गीकरण का उद्देश्य आपको यह सिखाना है कि किसी भी वात लक्षण का अर्थ यह नहीं कि हर बार स्नेह स्वेदन ही दें। यदि मार्ग आवरण प्रधान है तो पहले आवरण हर, यदि धातु क्षय प्रधान है तो पहले बृंहण। क्रम गलत पड़ा तो लक्षण बढ़ भी सकते हैं। वात उपविभाग प्राण, उदान, अपान, समान, व्यान एक दूसरे को भी आवृत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्राणवृत्त उदान में वाणी उत्क्रम, उद्गार बाधा दिख सकती है। अपान वृत्त प्राण में श्वास, हृदय क्लेश उभर सकते हैं। समान वृत्त व्यान में अंग संचार दुर्बलता। इस स्तर पर निदान की कुंजी है प्रमुख कार्य विघ्न को पहचानना, श्वास, वाणी, पाचन, संचार, उत्सर्जन, और उसी के अनुसार मार्ग प्रसादन, स्नेह, बस्ती, नस्य, स्वेदन का क्रम तय करना, ताकि आवरण गांठ धीरे धीरे खुले। पित्त वृत्त कफ वृत्त वात में उष्ण, दाह, शैत्य, गौरव के साथ वात लक्षणों का विचित्र मेल दिखता है। धातु वृत्त वात में संबंधित धातु की कठोरता, शैथिल्य, विलक्षणता के साथ वात गति बाधित होती है, जबकि अन्नमल आम आवरण में स्पर्श, संवेदना, उदर लक्षण और मंदाग्नि आधारित संकेत प्रमुख रहते हैं। उपचार अनुशासन यह है कि पहले आवरण कारक घटक को संभालें, जैसे आम, हर, विरचन, लेखन, फिर वात शमन बृंहण की ओर बढ़ें। अन्यथा
वात प्रकोप पर स्नेह करके आवरण जकड़न बढ़ाने का खतरा रहता है। जब वात पर पित्त कफ रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र अथवा अन्न मूत्र पुरीश आम का आवरण हो तो मूल वात लक्षण उनके गुणों से रंग जाते हैं, जैसे पित्त आवरण में दाहराग, कफ आवरण में शैत्य गौरव, रक्त आवरण में वर्ण विकलता। इसलिए व्यवस्थापन में आवरण विशेष के गुणानुसार प्रथम शोधन शमन और तत्पश्चात वात स्थापन का क्रम रखना चाहिए। यही क्रम रोग दीर्घता को काटता और रिकरेंस घटाता है। व्यवहार में दोष विकृति पहचानने की सुव्यवस्थित पद्धति अपनाएं। 1. इतिहास में हेतुओं आयतन की ठोस सूची लें। 2. अग्नि अवस्था की पुष्टि करें। 3. संचय प्रकोप प्रशमन की वर्तमान अवस्था पहचानें। 4. वृद्धि क्षय लक्षणों का वस्तुनिष्ठ मापन करें। 5. उपक्षय परीक्षण हमेशा न्यूनतम जोखिम विकल्प से शुरू करें और एक एक परिवर्तन करके 24 से 48 घंटे में समीक्षा करें। 6. आवरण के संकेत मिलें तो पहले मार्ग प्रसादन आवरणहर, फिर वात स्थापन ब्रंघण का चरण लें। इसी क्रमबद्धता से परिणाम स्पष्ट और टिकाऊ बनते हैं। क्लिनिकल अभ्यास में इस पूरी रूपरेखा को आदत बनाइए। हर मरीज के लिए एक पृष्ठ की दोष विकृति वर्कशीट रखें, जिसमें हेतुओं, अग्नि अवस्था, प्रमुख वृद्धि क्षय संकेत, संभावित आवरण और किए गए उपक्षय परीक्षण व उनके परिणाम दर्ज हों। यह न केवल निर्णय को पारदर्शी बनाता है, बल्कि फॉलो अप में भ्रम घटाता है और विद्यार्थी जीवन से ही आपको एक ऐसा ढांचा देता है जो किसी भी विषय, कास श्वास से लेकर ग्रहणी विकार और वात व्याधियों तक समान रूप से लागू होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।